नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। टनकपुर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय सहकारिता मेले का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां, 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। साथ ही उत्तराखंड सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां पिछले वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद पर एमएसपी 42 रुपये 90 पैसा होती थी, प्रति किलो के दर से दी गई थी, वहीं इस वर्ष हमारे मंडुआ उत्पादकों को, हमारे किसान भाइयों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडुआ की खरीद को 48 रुपया 86 पैसा प्रति किलो दर से की जा रही है। इसमें हमने बढ़ोतरी की है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत क्षेत्र के किसानों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे चंपावत का जिला सहकारी बैंक भी सीमांत ग्रामों में वित्तीय समावेशन को नई दिशा प्रदान कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक ये हमारा बैंक पहुंचे, हमारी ये सहकारिता विभाग पहुंचे, ये सहकार की भावना वहां तक लोगों को पुष्पित और पल्लवित करने का काम करे। आज सहकारी बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा अमृत भारत कृषि योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं आज संचालित की जा रही हैं। साथ ही बैंक की सीबीएस प्रणाली को पैक्स नेटवर्क से जोड़कर सीधे किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके द्वारा सहकारिता से अंत्योदय की विकास की भावना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा महिला उत्थान के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्रालय के अंतर्गत, इस विभाग के अंतर्गत हमारी प्राथमिकता हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की भी है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की धुरी भी आज हमारी महिलाएं बन रही हैं। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश के अंदर 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। और ये हमारे महिलाओं की जो जीवटता है, उनका संकल्प है, उनका कठोर परिश्रम है, उनका कौशल है। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी वो आज लगातार प्रयास करके आगे बढ़ रही हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा ये दृढ़ विश्वास है, मां पूर्णागिरी के इस आंगन पर मैं कह रहा हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से पहली बार उनके मुख से ये शब्द निकले थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, और इन शब्दों को उन्होंने बार बार दोहराया। वो पिथौरागढ़ आए तो उन्होंने दोहराया, वो अभी मुखवा हर्षिल आए तो दोहराया, अभी हमारे रजत जयंती वर्ष में, हमारे रजत जयंती स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आए तो उसमें भी उन्होंने हम उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। यानी कि इन 10 सालों में उत्तराखंड विकास के शिखर पर होगा, समृद्धि के चरम पर होगा, प्रगति के उत्थान पर होगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एकता पदयात्रा में प्रतिभाग किया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उस समय कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया गया और प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू बन गए और उसके कारण से कश्मीर के अंदर धारा 370 लागू हो गई। कश्मीर के अंदर अनेक प्रकार की अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादियां गतिविधियां प्रारंभ हो गई। अगर उस समय देश के प्रधानमंत्री सरदार पटेल बने होते तो इस देश के अंदर लंबे समय तक जो कश्मीर की समस्या से देश को जूझना पड़ा, उस समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता। देश आज उनको याद कर रहा है। पूरे देश के अंदर यूनिटी मार्च हो रहा है, रन फॉर यूनिटी हो रहा है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके किए हुए कार्यों के लिए, देश के लिए जो उनका समर्पण था, देश के लिए जो उनका योगदान था, देश के लिए जो उनका तपस्या थी, उसको स्मरण में लाने के लिए देश के अंदर अनेक कार्यक्रम किए गए। स्टैच्यू ऑफ पूरे देश की जो इतनी बड़ी स्टैच्यू उनका बनाया गया। आज हरेक नौजवान, हरेक बच्चा, हरेक छात्र उसके स्मरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश के लिए काम किया वो उनके स्मरण में आना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे, हमारी पीढ़ियां उनका स्मरण करके उनके अंदर राष्ट्रवाद पैदा हो, उनके अंदर देशभक्ति का प्रेम पैदा हो, देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनके मन में जागृति हो, लालसा पैदा हो। इसलिए देश के अंदर ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं आज के अवसर पर सभी आयोजकों को यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के भुजिया घाट पहुंचे, जहां उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया। इस दौरान कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम समेत अन्य नृत्य कलाओं का प्रदर्शन किया। मौके पर सीएम ने मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हम यहाँ एक आध्यात्मिक जोन बनाने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि इस सम्मेलन में होने वाला सार्थक संवाद न केवल चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा प्रदान करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य के मार्गदर्शक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य सुनिश्चित करती आई है और हम सब लोगों ने इसका अनुभव बहुत भली भांति अभी बालेंदु बैग के बारे में, बालेंदु जी वैद्य के बारे में और वैद्य पैनोली जी के बारे में मैं दोनों जगह आपके साथ गया हूं। पैनोली जी तो बहुत सामान्य स्थितियों में उनका प्रेमनगर के आगे जाकर, जहां एक सैनी इंस्टीट्यूट है उसके पास से रास्ता मुड़ता है अंदर जाके, उन्होंने अपनी लगभग मुझे लगता है कि 12-15 बीघा जमीन होगी वहां पर, उसमें वो स्वयं अपनी जो है औषधियों को उगाते हैं और उसी से लोगों की जो है चिकित्सा करते हैं, उसी से उनका वो औषधियां निकालते हैं और वास्तव में उनकी औषधियां जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जड़ से बीमारी को समाप्त करती है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा ये आयुर्वेद की जो पद्धति है वो धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जड़ से बीमारी को समाप्त करने का काम किसी पद्धति में होता है तो वो पद्धति हमारी ये जीवन पद्धति में इसको कह सकता हूं, ये आयुर्वेद की पद्धति है और इसका अनुभव हम लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान किया। ये वास्तव में हमारी जीवन पद्धति थी, ये हमारी संस्कृति थी, हमारे संस्कार था और हमारे जीवन के साथ चलने वाली पद्धति, इसी को आयुर्वेद कहा गया। यही आयुर्वेद है जो जीवन को निरोगी भी रखती है
जीवन को हर प्रकार से संतुलित भी रखती है और अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए मन को शीतल करने का काम भी ये पद्धति हमारी करती है। भाइयों बहनों, ये केवल जो बाहर के रोग हैं उनका निवारण ही नहीं करती, बल्कि हमारी बुद्धि और इंद्रियों से जुड़े हुए आंतरिक विकारों को भी ठीक करता है। हम सभी को ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड आयुष की भूमि है, योग की भूमि है, औषधियों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है और प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और औषधियों की संपदा की ये प्रज्ञा भूमि रही है। हमारे पर्वतीय अंचलों में पाए जाने वाली औषधियां, जड़ी बूटियों ने आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्वों के रूप में स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन हमारे प्रदेश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज में वैसे बहुत सारे पहले से कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन चूंकि इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और मुझे लगा कि भले ही कम समय के लिए जाऊं, लेकिन इस आयोजन में आकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हरिद्वार स्थित पौराणिक धार्मिक स्थल भीमगौड़ा कुंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कुंड के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और रखरखाव को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने मौके पर स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से संवाद कर विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा की। कल जो भीमगोड़ा कुंड है वहाँ पर जहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में टूरिस्ट भी जाते हैं, उसका निरीक्षण किया गया और वहाँ पे व्यवस्थाएं बेटर करने के लिए, टूरिस्ट के फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए, साथ ही वहाँ के पूरे कुंड का सौंदर्यीकरण और जल का जो वहाँ पे प्रवाह है उसको नियोजित करने के लिए एक वहाँ पर चर्चा भी की गई स्थानीय लोगों के साथ और वहाँ पर HRDA को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो पूरे कुंड के सौंदर्यीकरण का एक बृहद प्लान बनाए और साथ ही नगर निगम को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वहाँ पर अतिक्रमण आदि की जो समस्या है उसको रिजॉल्व करें और रेगुलर वहाँ पे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस करें। लोहागढ़ ब्लॉक की मंगोली ग्राम सभा में आदमखोर गुलदार ने हमला कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था। वन विभाग, पुलिस और ग्रामीणों ने सर्च अभियान चलाकर शव को बरामद किया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक छोड़ दिया। वहीं लोहागढ़ पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना को लेकर डीएफओ आशुतोष सिंह और रेंजर लोहागढ़ एनडी पांडे ने घटनास्थल का मौके का मुआयना किया। डीएफओ आशुतोष सिंह ने कहा कि गुलदार को पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास वन विभाग की ओर से 3 पिंजरे और ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही वन कर्मियों की ओर से लगातार क्षेत्र में गश्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को मानक के अनुसार 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1,80,000 रुपए की राशि परिजनों को दे दी गई है। डीएफओ ने कहा कि विभाग की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से समूह बनाकर इधर उधर जाने और बच्चों को अकेले स्कूल न भेजने की अपील की। वहीं जूनियर हाई स्कूल मंगोली में एक भी छात्र नहीं पहुंचा। अध्यापक छात्रों के आने का इंतजार करते हुए नजर आए। मैंने सवेरे पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। मैं जो संबंधित एसडीओ साहब थे, स्टाफ थे, वो लोग भी साथ में थे। तो इसमें हम लोग ने तत्काल जो है पिंजरा लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली है मुख्य वन जीव प्रतिपालक महोदय द्वारा और इसमें हम लोग 3 पिंजरे मौके पे लगा रहे हैं और साथ ही में हमारी जो क्यूआरटी टीम है, क्विक रिस्पांस टीम, उसको भी सचेत कर दिया गया है। वो भी मौके पे वहाँ पे गश्ती करते रहेंगे और जो है जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनसे मेरा अनुरोध यही है कि वन विभाग का इसमें सहयोग करें और जो है हम जल्दी ही उसको जो है हम लोग संभवतः जो भी गुलदार द्वारा या घटना की गई है जंगली जानवर द्वारा, हम उसको जो है पिंजरे में कैद कर पाएंगे। साथ ही हमने जो है 1,80,000 की अनुग्रह धनराशि अग्रिम जो हम लोग देते हैं, उनको कुल 6 लाख रुपए जो है मृत्यु की केसेस में मिलते हैं, तो उसके हमने 30% अग्रिम धनराशि हमने जो है आपके पीड़ित परिवार को आज हम लोग हस्तांतरित उनको कर देंगे और जो भी उनका बैलेंस मुआवजा है उसको हम जल्दी अगले 1 हफ्ते के अंदर हम उस पीड़ित परिवार को दे देंगे। जी देखिए, जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि आप लोग जो है पहले तो सतर्क रहें और जो है जो आपके वहाँ पे क्षेत्र में छोटे बच्चे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोग जो है रात में या किसी टाइम अकेले ना जाएं। अगर निकलना भी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो समूह में चलें।
रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और युवक गंभीर रूप से घायल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दरियापुर गांव का एक युवक दूध देने के लिए कालाहाटी गांव स्थित एक डेयरी पर पहुंचा था। इसमें 3 युवक हाथों में धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचे और युवक पर अचानक हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम दिलशाद है जी। कल का मामला था 12:30 बजे करीब का। लोकिंदर नीटू एक उसका लड़का जो उसे मारने के लिए आए यहाँ कीर्तन करके जानलेवा हमला किया गया उस पर। किस चीज से हमला किया था? और जी उन पे धारदार हथियार थे, बस उनसे हमला किया हमने। इधर देखो कैमरा में। जी तो कहाँ चोट लगी है उसके? कहाँ? सर में चोट है जी। सर पटा हुआ था, बेहोश था वो। बेहोश को उठाया यहाँ से और मालिक ने उठाया जो यहाँ से रहे हैं ना नए, जिनके पास वो काम करता था। हम तो फिर बाद में आए वहाँ से। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर बस उसे हॉस्पिटल ले गए जी। मैं उसकी हाल सीरियस है। और क्या, मार के वो भाग गए थे या नहीं? भाग गए थे जी। पुलिस को पहले से कोई दुश्मनी थी? ना कोई दुश्मन आगे नहीं थी, कोई नहीं। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पुलिस आई थी मौके पर? नहीं, पुलिस नहीं आई। तहरीर दिया आपने? वो सूचना दे रखी थी अभी उसमें। क्या चाहते हैं? किस प्रकार कार्रवाई चाहते हैं? वो कार्रवाई चाह रहे जी। मतलब वो चीज़ मिलनी चाहिए। देख लो जो तो जान लेगा हम लाए, कोई ऐसी बात नहीं। तो कसदन करके मारने के लिए आए। अपनी तरफ से तो इन्होंने छोड़ मार के गए। सब बिल्कुल वो बेहोश पड़ा था। पुलिस के संज्ञान में ये बात आ चुकी है। कल थाना कलियर में एक बाइक, एक गाड़ी और एक टैंकर के आपस में हल्का टच होने को लेके विवाद हुआ था, जिसमें एक झगड़ा पहले वहां हुआ और बताते हैं फिर भगवानपुर थाना क्षेत्र में जाके फिर वो लोग आपस में झगड़े थे। दोनों अलग अलग घटनाक्रमों में दोनों थानों में एफआईआर के निर्देश हुए थे। दोनों थानों में एफआईआर की जा चुकी है और थानों को निर्देश है कि जो उसमें सही तथ्य हैं, जो तथ्य हैं घटनाक्रम में, उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश के शिवपुरी में बंजी जंपिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जब बंजी जंपिंग करते हुए एक युवक की रस्सी टूट गई और युवक नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पर्यटक को तुरंत एम्स पहुंचाया गया। पूरे हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के दौरान सुरक्षा मानकों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पर्यटन विभाग पूरी तरह से मौन है। हादसे को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन से इस तरह की लापरवाही पर तुरंत रोक लगाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। रामनगर के ग्राम पुछड़ी इलाके स्थित एक झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग का शव लहूलुहान हालत में पड़ा मिला, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुछड़ी में एक मर्डर हुआ है, क्या है पूरा? देखिए, लगभग आज सुबह 6:30 बजे के करीब जो है एक सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें एक 65 वर्ष का जो व्यक्ति है उनको किसी ने मार दिया करके सूचना थी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पे पुलिस पहुंची और उसके बाद देखा यहाँ पे एक बॉडी है और घर के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है, जिसकी एज उसके बेटे द्वारा लगभग 65 वर्ष बताया गया है। बाकी हर एक एंगल से हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और एफएसएल टीम को भी बुला दिया। एफएसएल टीम भी कुछ देर में मौके पर पहुँचेगी और जो भी इसमें लीगल कार्रवाई वो की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया अभी बोलना मुश्किल है। इसमें पोस्टमार्टम की भी कार्रवाई होगी, उसके बाद ही हम इसमें किसी निर्णय पे आएंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर जहां प्रदेश भर में जश्न मनाया जा रहा है और आंदोलनकारियों का सम्मान हो रहा है, तो वहीं चमोली के विकासखंड पोखरी की जनता आज भी विकास की आस में है, जहां सड़कें, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें अब भी अधूरी है। जनपद चमोली के पोखरी की सड़कें ये बताने के लिए काफी है कि बीते 25 सालों में विकास किस रफ्तार से चला है। जगह जगह गड्ढे, उखड़ी हुई डामर और टूटी सड़कों पर सफर करना किसी जोखिम से कम नहीं है।
सड़कों की खस्ताहाल हालत के चलते कई हादसे हो चुके हैं, कई जिंदगियां इन गड्ढों में समा गई है, लेकिन अब तक इन हालातों पर किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। तहसील से लेकर अन्य विभागों तक प्रभारी व्यवस्था हावी है। कई विभाग ऐसे हैं जहां पर सालों से स्थायी अधिकारी नहीं है। कई सरकारी कार्यालय किराए या फिर टीन शेड वाले भवनों में संचालित हो रहे हैं और कुछ तो जर्जर स्थिति में है। ये दृश्य बताता है कि व्यवस्थाएं ना यहाँ पर ठीक हो सकती हैं, जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी इस चिंता का विषय बन चुकी है कि पोखरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज तक अल्ट्रासाउंड मशीन ही उपलब्ध नहीं है। एक्सरे मशीन हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन में ही काम करती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं और मरीजों को अभी भी दूर जाकर चमोली या फिर श्रीनगर तक रेफर करना पड़ता है। 7 नगर पंचायतों और 73 ग्राम पंचायतों वाले इस क्षेत्र में ये स्थिति किसी उपेक्षा से कम नहीं है। शिक्षा की स्थिति भी बेहद खराब है। कभी जिन डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI में विकास की उम्मीदें बंधी थी, आज वो संसाधनों के अभाव में कमजोर पड़ चुके हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा करोड़ों की लागत से बना ये विश्राम गृह है, जिसका लोकार्पण वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। वह भी उदासीनता अधिकारियों द्वारा आज तक जनता के लिए नहीं खोला गया। उनकी हालत अब जीर्ण शीर्ण हालातों में छोड़ दी गई है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पोखरी में बीते 25 वर्षों में विकास के नाम पर वास्तव में जनता को क्या मिला। स्थानीय निवासी देवेंद्र वर्तवाल कहते हैं कि तहसील बनी, कॉलेज खुले, उम्मीद जगी, लेकिन विकास की गाड़ी वहीं रुकी रह गई। न SDM है, न डॉक्टर है और न सड़कें जानलेवा बन चुकी है। देवेंद्र राणा का कहना है कि 25 सालों में 5 विधायक बदले, मगर हालात वही है। सरकार कहती है कि सड़कें गड्ढा मुक्त है, लेकिन पोखरी की सड़कें तो गड्ढों में ही बनी हुई है। वहीं एडवोकेट श्रवण सती कहते हैं रजत जयंती पर पोखरी के अस्पताल, कॉलेज और गेस्ट हाउस जर्जर अवस्था में है। ये उत्सव नहीं, चेतावनी है कि विकास की चमक अब तक इन पहाड़ियों तक नहीं पहुंची। सारे कामों के लिए बाहर निर्भर होना पड़ता है। तहसीलदार के लिए कॉन्ट्रैक्ट निर्भर हो, SDM की पूरा कार्यभार जो है आपको चमोली दे रखा है। यहाँ से कोई व्यवस्था करने के, कोई कार्यक्रम करना है, कोई कागज में हस्ताक्षर करना है, तो वो यहाँ से चमोली जाएगा। चमोली जा करके तब अपना कागज पता चला कि वहाँ पे SDM नहीं मिला, तो फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था होगी। रोडों की हालत आप पोखरी में देखेंगे तो जहाँ जहाँ पोखरी की रोडें शुरू होती हैं वहाँ से पता चल जाता है कि ये पोखरी विकासखंड लगना शुरू हो गया है। यहाँ पे रोडों की इतनी बुरी हालत है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा देवखाल में, और रोड के ही चक्करों में जो है वो तो 2-3 लोगों की मौत हो गई, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गए। डॉक्टरों के नीचे हॉस्पिटल में ये व्यवस्था है कि आए दिन डॉक्टर न मिलते हैं। डॉक्टरों की कोई अच्छी व्यवस्था है नहीं, ना वहाँ पे एक्सरे मशीन चल रही है, ना वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की कोई व्यवस्था है। इस प्रकार कोई मुझे लगा नहीं कि जो ये इसको 25 साल का जो ये उत्तराखंड बना है, इसमें पोखरी की जनता को कुछ फायदा हुआ होगा। नेता सारे हमारे पोखरी के। पोखरी की स्थितियों को देख करके तो लगता है कि बहुत खराब स्थितियों में पोखरी है। पोखरी में आज की तारीख में उप जिलाधिकारी प्रभारी, तहसीलदार प्रभारी, नायब तहसीलदार प्रभारी, विद्युत विभाग के पास SDO नहीं, पशुपालन के पास डॉक्टर नहीं। पशुपालन का एक बहुत बड़ा भेड़ प्रजनन केंद्र पोखरी के केदारकाठा में हुआ करता था, उसमें डॉक्टर नहीं। वो उसमें एडिशनल डायरेक्टर रैंक का अधिकारी वहाँ बैठता था, उसमें डॉक्टर नहीं। जल संस्थान में JE की नियुक्ति उपनल के थ्रू, जल निगम का कोई अधिकारी कर्मचारी पोखरी में नहीं। तो स्वास्थ्य विभाग की इतनी बदहाल स्थितियां हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेहतर स्थितियों में होता था हमारी पोखरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।